सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। ये बात तो करनी चाहिए, हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट पर्दा शेख और मेरे साथ हैं जी हाँ नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम खान और आपको बताया चले कि आज जो है वो हम तलहा का इंतजार कर रहे हैं। तलहा में थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ट्रैफिक की इतनी शदीद सूरत हाल हो गई है शहर कराची में, जो कि 1,65,00,000 का शहर है, लेकिन ट्रैफिक से हमें अंदाजा होता है कि भाई गलविच कुछ है और जैसे ही इसी तरीके से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम है। ऐसे ही मौसम में कुछ जरूरत से ज्यादा ही गर्मी है। और अगर मौसम की बात करें, गर्म तो है ही, लेकिन खबरें भी बहुत गर्म हैं। सियासी हालात, बयानात, इल्जाम दर इल्जाम, डॉलर यहाँ से वहां जा पहुंचा है और वसाइल की कॉल। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे पास एक ऐसी खबरें भी हैं जो सोशल मीडिया पे सारिफीन को हंसने मुस्कुराने के मौके देती हैं। और ये खबर कौन सी है फ़हीम? क्योंकि जब हंसती हंसाने की बात होती है तो ये खबर जो है वो बेसिकली एक पोस्टर है जिसमें हमारे बड़े ही मशहूर और बड़ी दुनिया भर में नाम रखने वाले शान शाहिद साहब की जानिब से जो है इसमें लाइट हाउस जो है ये दिखाया गया है। शाइन लाइट हाउस की पेशकश है आपके लिए शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में। अगर आप गंदी लाइटिंग करवाना चाहते हैं तो हमारी पहचान शान लाइट हाउस। ये एक मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग इसकी क्यूरी लेना चाह रहे हैं तो ये एक अज़र मजाक पोस्टर बनाया गया सोशल मीडिया पर, ताकि लोगों के चेहरों पर, उनके तबस्सुम पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो बिखेर दी जाए। इसके बावजूद शान भाई आपको ये बताते चले कि लाइट जो है वो अभी तक आपको ठीक करने आई नहीं है। खैर वरना मेरे ख्याल में अब वक्त हुआ है बड़ी खबर का। बिल्कुल बड़ी खबर की जानिब चलते हैं, फिर आगे आपसे मजीद बात करते हैं। आइन शिकन हुकूमत की आइन शिकनी, जमहूरी इख्तिदार और आईनी तरीक़ेकार की धज्जियां उड़ा दी। गवर्नर पंजाब को रात की तारीखे में ओहदे से हटा दिया गया। सदर ने एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, 7 सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए। हुकूमत निजाम बेहतर बना रही है या मनपसंद जगहों पर अपने लोग ला रही है? सियासी मामलात के मईशत पर संगीन असरात, स्टॉक मार्केट में धंधा मंदा, रुपया भी डॉलर के मुकाबले में मजीद ठंडा। मौशी मामलात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। और कराची वाले होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात की हीट वेव की पेशन गोई। ऐसे में खुद को कैसे बचाएं, कौन से टोटके अपनाएं, बताएंगे प्रोग्राम में। फ़हीम, अगर हम डॉलर की बात करें तो ये वो चीज़ आपको नहीं लगती है कि जैसे ही जब शहबाज शरीफ नए आए थे तो उन्होंने आवाम को एक लॉलीपॉप दिया था कि देखें हमारी हुकूमत के आते ही डॉलर बिल्कुल नीचे आ गया है, 8 से 9 रुपए डॉलर में कमी आई है। लेकिन वक्तन फवक्तन आप देखें डॉलर वही अपने मुकाम पे जा पहुंचा है, बल्कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वो तमाम वादे, वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए। वो कहाँ उड़ रहे हैं डॉलर के साथ आसमान में, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है वर्दा कि हुकूमत जो है वो इस वक्त उस पॉलिसी पर अमल कर रही है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया और वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दिया था। लॉलीपॉप की खास बात यह है कि वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है खाते खाते, और ऐसा लग रहा है कि ये लॉलीपॉप भी जो है वो अपने आखिरी इख्तिताम को पहुंच रहा है, क्योंकि डॉलर ने एक छलांग लगाई थी रिवर्स में, लेकिन अब वो वापस आ चुका है अपनी पोजीशन पर वापस, और उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त सियासी सूरत हाल में क्या उछाल बिल्कुल। और हम सियासत की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे में जब आज पीटीआई जहलम में ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, हुकूमत ने जमहूरी इख्तिदार और आईनी तरीक़ेकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से गवर्नर पंजाब उमर को हटाने की सिफारिश मुस्तरद किए जाने के बावजूद हुकूमत ने अपने डिवीज़न का इस्तेमाल करते हुए उनके ज़रिए उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये तब्दीली इतनी अजीब तरीके से की गई है कि रात गए ही गवर्नर हाउस
हाउस में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस में दाखिल ना हो सकें। लाइक सीरियसली, आपको लगता है क्या ये अखलाकी तौर पे ये चीज़ सही है? इसके अलावा रात गए बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले भी देखने में आए हैं कि पंजाब के 7 सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए और ये भी रातों रात किए गए हैं। और ये सब ऐसे हालात में हुआ है जब गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर यह एतराफ़ किया था कि अमेरिका की जानिब से आने वाला धमकी आमेज़ ख़त हकीकत थी। अलबत्ता उन्होंने किसी साजिश या गद्दारी के अंसर को मुस्तरद किया है, लेकिन इस चीज़ को एडमिट कर लिया है कि वाकई भाई ख़त तो आया था। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली नियाज़ी साहब मौजूद हैं। बिल्कुल इनका ताल्लुक और अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद साहब, ये लाहौर में क्या हो रहा है? ये इस वक्त पंजाब की सूरत हाल पर हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ी सी जो है इस पर राय ली जाए। रातों रात फैसले हो रहे हैं, रातों रात सदर साहब की राय को भी जो है वो नहीं माना जा रहा है। थोड़े अरसे पहले हमने देखा था कि एक प्राइवेट होटल में जो है वो हमजा शहबाज साहब ने अपने आप को खुद साख्ता तौर पर सीएम पंजाब डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ एक तकरीब भी हुई थी जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम भी किया। अब जा करके जो है वो यहाँ गवर्नर साहब को हटा दिया गया है। तो ये क्या मामला चल रहे हैं? हमारी नजर में तो पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है और आपने देखा होगा कि लोटों के साथ जो है वो पंजाब के अंदर जो है गवर्नमेंट बनाई गई है जिसका कोई मैं समझा अखलाकी जवाज भी नहीं है। वोट भी पाकिस्तान की अपना पीटीआई के हैं और बन जो है वो अक्सरियत जो है अकलियत में बदल गया और अकलियत अक्सरियत में बदल गया और जिस तरीके के साथ अदालती मार्शल लगा के हलफ उठवाया गया और वो भी चीफ सेक्रेटरी के जरिए नोटिफिकेशन जारी करवाया गया जो नहीं हो सकता। हलफ जो है वो स्पीकर से उठवाया गया। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नर को जिस तरह हटाने की कोशिश की जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने एक बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा जी कि आइन के मुताबिक तो वो अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन रातों रात इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो भी अचंभे की बात है। ऐसे कौन से इमरजेंसी हो गई है जिसमें गवर्नर पंजाब वो है वो अगर आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए या पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक होना चाहिए? ये तो फैसला अब आवाम को करना है। और आप देख रहे हैं कि अदालतें अगर रात 12 बजे उस इशू पे खुल सकती है तो इस इशू पे आज हम देखेंगे, इंतजार करेंगे कि क्या मौक़िफ़ सामने आता है सबका। अच्छा अमजद साहब, एक तरफ इसहाक डार साहब की जानिब से कबल वक्त इंतखाबात का बयान दिया जा रहा है, दूसरी जानिब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत क्या सूरत हाल किसी बौखलाहट का शिकार है या समझ नहीं आ पा रहा है? अचानक से इक़्तिदार में आ गए हैं और सारी चीज़ें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? शशोपंच क्या है? इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी फहीम के साथ। अमजद साहब, क्या ये हुकूमत अपनी मनपसंद लोगों को तैनात कर रही है? फेवरेटिज्म चल रहा है ये तो। आप देखें सबसे पहले तो आज अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल को देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर जो क्राइम मिनिस्टर है जो अभी तक मकसूद चपरासी के पैसों का हिसाब नहीं दे सका उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। उसी तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो भी बेल पे हैं, आधी काबीना बेल पे है। पूरे पाकिस्तान में वो नसरीन जलील जो थी आपने देखा होगा जिसने इंडिया को खत लिखा था वो गवर्नर लगाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में सारे चोरों को सारे जो बेल पे थे सबको हुकूमत में लाया जा रहा है? सारे पाकिस्तान का गंद इकट्ठा किया जा रहा है? पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये समझ से बालातर है। और इससे बड़ी बौखलाहट क्या है कि जो खुद मफरूर है और बैठा वो लंदन में है, दवाई लेने के बहाने गया था, अभी तक वापस भी नहीं आया। तो ये नियाज़ी साहब कता कलामी की माजरत हुजूर, गुजारिश ये है कि अवाम का तो हाल ये है कि हम तबाही की नहज पर पहुंच चुके हैं, बस एक आखिरी धक्के की ज़रूरत है। अवाम जो है वो कौम से हुजूम बनती जा रही है। सियासतदान ऐसे खेल रहे हैं कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने नहीं देंगे। ये बच्चों वाला जो रवैया अपनाया हुआ है बड़े बड़े सियासतदानों ने, जिनसे हम बुर्दबारी, मैच्योरिटी, बड़प्पन का मुजाहरे का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना, क्या आप समझते हैं पीटीआई क्या अब भी समझती है कि उमर सरफराज गवर्नर हैं या नहीं? आपका स्टांस क्या है? हमारी दानिश के मुताबिक तो वो आईनी तौर पे गवर्नर है और उनको हटाने की जो है वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है
और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह स्टांस लिख के रिजेक्ट कर दी थी सुमरिरात को, लेकिन रातों रात 2 बजे उनको हटाया गया है, 12 बजे। तो ये मंतक से बालातर है। नहीं, फिर आप कैसे रोकेंगे? आप मुस्लिम लीग नून को इनके इकदाम से कैसे रोकेंगे? वो तो घुसने नहीं देंगे गवर्नर को अंदर, और पुलिस खड़ी कर दी और ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हाउ विल यू स्टॉप देम? उसके लिए जरूरी है कि हम मशावरत करें। हमारी जो आईनी टीम है कानूनी, वो इसको देख रही है और उसके मुताबिक जो है रिएक्ट करेंगे, और हम उस अभी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। सही। अमजद साहब, तो ये बताइएगा, क्या ये अखलाकी तौर पे या ये बात बिल्कुल सही है कि जो साबका गवर्नर है उनको अब आप बिल्कुल आने ही नहीं दे रहे पंजाब उसमें अंदर गवर्नर हाउस में? क्योंकि उसूलन तो ये होता है ना कि जब तक दूसरा एक नया गवर्नर नहीं आता है, अखलाकी तौर पर उसको वेलकम कहता है, उनको सारी चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, तब तक तो वो आ सकते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि आपने बाहर पुलिस तैनात कर दी ताकि अंदर वो आ ही ना सकें? ये अखलाकी तौर पर क्या चीज़ सही है? ये इसमें बौखलाहट ही नहीं हुकूमत की, बल्कि मैं इसे सियासी दहशतगर्दी कहूंगा, इसे अपना जाती एजेंडा कहूंगा नून लीग का, कि वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई हम ऐसा निज़ाम कायम कर लें जो सब चीज़ों को जो है जकड़ ले, और सियासी तौर पे इनका पुराना ये सियासी बेसिकली है नहीं, क्योंकि इनका रवैया जो है वो आमराना है। तो आमराना रवैये में न्याजी साहब, ये मुझे बताइए कि सियासत बचेगी या आइन? क्योंकि अब तसादुम हो रहा है, अब सब लड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं चलो जी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, देखते हैं कौन बचेगा, किसमें ज्यादा ताकत है। वो फड्डे वाली सियासत शुरू हो गई है, फड्डा शुरू हो गया हर चीज के ऊपर। कौन बचेगा? आइन बचेगा, सियासत बचेगी? और आइन शिकनी तो हो रही है। खैर, हु इज गोना विन, आइन या सियासत? अगर रूल ऑफ लॉ नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अनारकी आएगी, और अनारकी के बड़े भयानक नतीजे आएंगे। वो फवाद चौधरी साहब पहले ही सिविल अनरेस्ट के बारे में ट्वीट कर चुके थे, तो ये एनार्की हम अफोर्ड कर सकते हैं न्याजी साहब? क्योंकि ये तो हम पहले ही मुश्किलात से तो घिरे हुए हैं इस वक्त। ये तो सोचने वालों के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अपने जाती उससे इख्तलाफात से बाहर आके अगर यकीनन न्याजी साहब, सोचने वालों ने सोचना बंद क्यों कर दिया? मेरे ख्याल में अगर कोई जाती शायद उनका एजेंडा आ गया होगा, अदरवाइज को सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर जब जाती मफादात आ जाए तो यकीनन फिर मसाइल बढ़ते हैं। राइट न्याजी साहब, खत का भी एक बड़ा गेम चल रहा था। ये खत कभी कह रहे हैं असली है, कभी कह रहे हैं नकली है। क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब ने भी शायद मान लिया है कि खत असली है। कल उन्होंने एतराफ कर लिया है इस बात का। ना करते करते हाँ कह दी ना। आप इससे बड़ा के खुद, अब जब खुद मान गए तो पहले तो कहते थे कि जब ये खत होगा तो मैं तो गवर्नमेंट ही छोड़ दूंगा। पता नहीं आप कौन सी, क्योंकि वो बहुत सारी बढ़के रोजाना ही मारते हैं। और लेकिन इन भड़कों का नुकसान किसे है न्याजी साहब? इन भड़कों का इम्पैक्ट हमारे मुल्क पे क्या आ रहा है? इन भड़कों का इम्पैक्ट हमारे आवाम पे क्या आ रहा है और हमारी मईशत पे क्या आ रहा है? देखिए, जब से तहरीक अदम एतमाद आई, जब हमारी गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा उस वक्त कितनी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, स्टेबल थे, रुपया हमारा मजबूत हो रहा था, चीजें बेहतर हो रही थी। लेकिन उसके बाद आज देखें, आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ी है, रुपया कहाँ गिर रहा है, हमारी इकॉनमी कहाँ है। आज IMF हमें क्या कह रहा है? तो ये अनारकी की ही वजह से है ना कि पाकिस्तान को अनस्टेबल किया अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे न्याजी साहब, अल्लाह रहम करे। हम दुआ गो। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। अमजद अली खान न्याजी PTI के सीनियर रहनुमा, और गुफ्तगू हो रही है इस वक्त पंजाब के गवर्नर की सीट के लिए। गवर्नर हाउस पंजाब में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। सियासत और आइन आमने सामने है। आरिफ चौधरी साहब, लग ये रहा है कि अब तसादुम, लड़ाई और वर्दा बस कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है, और यही वही वाली बात हो रही है कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन लड़ रही है, और हम यूं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हुकूमत, अपोजिशन और आइन का मुकाबला है। तो आरिफ चौधरी साहब, आइन जीतेगा या सियासत? यहाँ शिकस्त हमेशा आइन की हुई है, यही बदकिस्मती हमारी है, क्योंकि आइन को हम अपने अंदाज में हर शख्स इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और उसमें कोई भी पीछे नहीं रहता। हमारे ये आज नहीं, इससे पहले हमने 90 की दिहाई देखी। मैं उस ज़माने में वहीं लाहौर में था, और सारा मंजर हमने आंखों से देखा कि जब एक गवर्नमेंट जो है एक टूट रही, बन रही है, फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, फिर जनाब असम्बली टूट रही है, फिर अब हाई कोर्ट से फैसला आ रहा है, और फिर असम्बली बहाल हो जाती है, फिर टूट जाती है। मतलब ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो असल सूरत हाल है ना, वो ये देखने वाली है कि ये जो ख़ास
कुव्वतें हैं, जो मफाद परस्त तो खैर सारे ही हैं, इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इससे बालातर है, लेकिन ये है कि हर शख्स पाकिस्तान की मोहब्बत में सियासतदान जो है वो गलता और पेचा है। वो जो कुछ कर रहा है वो अब प्योरली पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहा है, उसमें अपना उसका बेचारे का कोई मफाद शामिल नहीं है। यानी मैं कल एक उनका जो अहमद खान साहब है, मैं उनकी तकरीर गुफ्तगू सुन रहा था, यानी इस हद तक जिस तरह एक उस्ताद बच्चों को कहता है हद हो गई है यार तुम ऐसा कर रहे हो, हद हो गई है तुम ऐसा कर रहे हो, उधर यानी इंटीरियर मिनिस्टर आपने एक ऐसा शख्स बना दिया है जो बिल्कुल गुफ्तगू और उसकी जुबान से यानी इस तरह निकल रहा है कि यानी वो फसाद जो उसने कंट्रोल करना था वो उसको तो खुद हवा दे रहा है। और वो यानी अगर किसी ने कहा है कि यहाँ ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी हो सकता है, तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये खतरा है कि उसके जो कारपरदान हैं वो इस तरह के लोग हैं कि जो प्रवोक करेंगे वो, और यानी इस तरह का शख्स जो इंटीरियर मिनिस्टर है उससे पूरी तवक्को ये है, और नीचे चीफ मिनिस्टर जो है उनसे तो पूरी तवक्को है कि वो इस तरह की मुदाखलत करेंगे, इस तरह लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे कारकुनों को। सही मुझे आरिफ साहब ये बताइएगा कि यहाँ हम देखा जा रहा है, देखने में भी आ रहा है कि रातों रात चीज़ें बदल रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। मैं अगर कहूँ, आपने भी इस चीज़ की एतराफ़ किया कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त मुल्क बहुत बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस पीका ऑर्डिनेंस के थ्रू समी साहब के ऊपर केस किया गया है वो लॉ तो अभी पास ही नहीं हुआ है, वो लॉ तो अभी बनाया ही नहीं गया था। और पीडीएम जिस वक्त ये लॉ पास हो रहा था, पीडीएम सबसे ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ थी। तो जब एक लॉ कायम ही नहीं हुआ है उसके ऊपर कैसे केस हो सकता है समी साहब के ऊपर? अच्छा, ये तो इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात है ना समी साहब वाला मामला, तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि यानी पागलपन का शिकार होगी हुकूमत आते ही। यानी जो शख्स भी हक़ाइक़ की बात करता है उसको यानी उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी इस वक्त इदारों की जो उन्हें बर्बाद करने वाली बातें हैं उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। एक तरफ मैं कल देख रहा था कि ये जो इनके नजम सेठी साहब हैं उन्होंने फौज के बारे में स्प्लिट का जिक्र किया, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग तक का जिक्र किया। आज तक कभी हमने नहीं ये सुना था कि कोई शख्स फौज में स्प्लिट की बात करेगी। पाकिस्तान दुश्मनी की बात है कि जो इदारा जिसके साथ हमारी वाबस्तगी इस यानी हमारी सरहदों की हिफाजत, हमारी अंदरूनी और बैरूनी चौधरी साहब तसादुम, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा फड्डा ये हो रहा है इस वक्त मुल्क में, सब लड़ने को तैयार है। ये तो फड्डा तो हो रहा है। अब ये है कि जहां तक समी इब्राहिम का ताल्लुक है, समी इब्राहिम की इंटेग्रिटी और उनका वकार, मैं समझता हूँ कि आज की बात नहीं है, वो ही इज एट द टॉप। यानी कोई शख्स उनके बारे में, यहाँ तक कि आप देखें कि यही हुकूमत, माजी की हुकूमत जो थी उसके एक वजीर ने, जिसके बारे में हमेशा मैंने बात भी की, उसने बदतमीजी की समी इब्राहिम साहब ने इसके बावजूद। राइट चौधरी साहब, नियाजी साहब की तरफ आना चाहूंगा। नियाजी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा मैं कि अब चौधरी साहब ने भी वाज़ेह कर दिया, माहिर कानून होकर के आइन हारेगा, सियासत जीतेगी। सियासत इसी तरह जीतती रही तो फिर समी इब्राहिम जैसे सहाफ़ी हमेशा सियासत का निशाना बनते रहेंगे। इसी तरह कानून को लपेट कर मुख्तलिफ एंगल से कान यूँ पकड़ेंगे, इस पे FIR उस पे FIR, कोई भी महफूज तो नहीं रहेगा फिर इस मुल्क में। नियाजी साहब, मैंने इसलिए पहले एक बनाना रिपब्लिक की बात की है कि अगर कौम के ऊपर जाती एजेंडे नाफिज होते रहे और कानून और आइन की पासदारी न हुई तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखो आज पाकिस्तान को, आउटसाइड पाकिस्तान हमारा क्या फेस दिखाया जा रहा है। बिल्कुल कि हम एक ऐसी कौम है जिसके जो लूटने वाले हैं, जो लूटर्स हैं, वो मुसल्लत हो गए हैं। जो कौम के बदतरीन आज भी अदालतों में केसेस हैं जिनके वो केसेस भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी और वो सोच क्या। लेकिन नियाजी साहब, आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ हुकूमत जो है वो सिर्फ PTI के रहनुमाओं को जो है वो कार्रवाई का निशाना बना रही है, जो PTI के फेवर में बोल रहा है उनके ऊपर इसमें तो कोई शक नहीं जा रही है। हर उस शख्स को धमकाया डराया जा रहा है जो भी सच बोलना चाहता है। हर सच वाले बोलने वाले को दीवार से चुनने की कोशिश की जा रही है। और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है
जिसको ज्यादा देर तक मैं समझता हूँ बरकरार तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है। मैं पहले भी आपके कहा कि खुदा न खास्ता मामलात उधर चले गए जहां से वापसी में भी मैं उसे सॉफ्ट इनकलाब का नाम दूंगा। मैं हमेशा बचना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सीरियस गुफ्तगू यहाँ पर हो, और यकीनन ये बातें जो आज हमने शो में की हैं बड़ी परेशान कुन है, बहुत अलर्टिंग है। हमें सोचना चाहिए हम किस राह पर जा रहे हैं। फ़हीम, क्या क्या बातें हुई, अनारकी की बातें, सिविल अनरेस्ट, क्लियरली जो ये काम किया जा रहा है ये सिविल वॉर की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। आप जबरदस्ती इदारों के सरबराहों को हटा रहे हैं। फ़हीम, मैं अपील करूंगा अपने सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, DGI SPR से, इस मुल्क के इदारों से, रियासत से कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम फरमाएं, पाकिस्तान की खातिर सोचें। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। ट्रैफिक का ही बताया था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और काफ़ी गर्मा गर्मी की सियासत की बातें हो गई। थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, और फ़हीम हमारे साथ है, तो फ़हीम डेफिनेटली हमारे लिए कुछ एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी कोई वीडियो या कोई खबर लाए होंगे। मैं बिल्कुल वीडियो से पहले खबर ये लेकर आया हूँ कि तला साहब जो है आज उन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि उसकी वजह क्या थी, जो हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। कराची में 99% लोग लेट क्यों होते हैं फ़हीम? ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पे आती हैं और सड़कों की साइज वही रहती है। अब कराची वाले फंसे हुए हैं, खुदारा कराची का कुछ करें, कुछ सोचे कराची के लिए। अब बिल्कुल सोचे 11 अरब जो है वो कहीं ना कहीं तो लगेंगे। खैर आप बात करते हैं बोल बस की, तो नाज़रीन सोशल मीडिया पर जारी हवाई जहाज के पर पे मुसाफिर के चलने की वीडियो जो है वो वायरल होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो एयरपोर्ट पर ये मुसाफिर साहब जो है वो जहाज के लैंड करते वक्त तैयारे का हंगामी इखराज का जो दरवाजा होता है खोलकर पर पे चलना शुरू कर दिया। जनाब ने खुद को शायद सुपरमैन या बैटमैन समझने लगे थे, स्पाइडरमैन भी लग रहा था कि वो कहीं से हैं, लेकिन उन्होंने न जाने क्या जहाज में उन्हें ऐसी क्या चीज जो है वो दी गई थी, या जहाज से में बैठने से पहले उन्होंने कुछ ऐसी चीज मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर ली थी जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठे। और पर पे जो है वो ये आप मनाजिर देख सकते हैं, और ये जहाज इस वक्त ट्रैफिकिंग पे Exactly, ये जहाज अभी तक लैंड हुआ नहीं है तला साहब, ये जहाज चल रहा है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसके बाद। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता लोग सोशल मीडिया पे सस्ती और क्विक फेम पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं कि अपनी जान से भी खेल जाते हैं। मेरे ख्याल में काफी हदें जो हैं वो लोगों को रोकनी चाहिए। एक साहब ने तो कहा है कि उनके लीडर के पसीने से पाकिस्तान की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे जहाज पे लटक के ना। हाँ। ये उन्हीं में से एक शख्स था। हाँ। जिसने सोचा कि यार अंदर बैठने में गर्मी थोड़ी सी हो रही है, एसी सही नहीं चल रहा है। वो दरवाजा खोला, वो बाहर गया, उसने दोस्त को फोन दिया, मेरी वीडियो बनाना, वायरल होऊंगा, मशहूर होऊंगा, फेम गेम जिसकी आपकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली वही अवाम है और ये पर पे सफर करना पसंद करती है, सीट पे कम। हमने वैसे आज तक सुना था कि पर पे लटक के या दुम पे लटक के जहाज की हम सफर कर लेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। इन्होंने आज ये करके दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मुझे इससे पहले कि ये पर का कौवा बना दें, मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि नाज़रीन थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक पर गए थे तो उससे पहले कुछ ऐसी गुफ्तगू चल रही थी जिससे तलहा और हम ब्रेक पे ही बात कर रहे थे कि मुल्क इस वक्त वाकई सुबह के 9 बजे जो है वो हमें लग रहा है कि नाजुक दौर से गुजर रहा है और अनारकी की सूरत हाल है। सियासत के साथ साथ अब सहाफत पर जो है वो जातियात को लेकर के हमले होने लगे हैं और हमें इसी पर समी इब्राहिम साहब के साथ जो हो रहा है उस टॉपिक पर उस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी बोल का हिस्सा है अमीर अब्बास साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अमीर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अमीर साहब, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ पीका में जो ये ऑर्डिनेंस 20 आर्टिकल 20 गालिबन है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट भी जिसका नहीं हुआ और उसके तहत कार्रवाई कर दी गई है, तो ये विक्टिमाइजेशन हो रही है क्लियरली। अब इस पर ये सहाफ़ी बरादरी किस तरीके से खड़ी है समी इब्राहिम साहब के साथ और किस हद तक जाने के लिए तैयार है, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, जो सहाफी बरादरी है वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो पोलराइज्ड है, जैसे हमारी पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है। यानी हमारे सहाफियों में से भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां पकड़ रखी हैं। कुछ लोग नून लीग के साथ हैं तो उनको नून लीग का गोबर भी हलवा लगेगा। कुछ लोग इमरान खान साहब के साथ हैं तो उनको इमरान खान साहब की सारी बुराइयां या अच्छाइयां अपने मुताबिक लगेंगी। तो इसी तनाजुर में ये जो अभी समी साहब का हमने देखा है, अगरचे बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं जिन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है, कंडेम किया है इस
विक्टिमाइजेशन को जो FIA की तरफ से और स्टेट की मुद्दत में की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो खामोश है कि वो आज की हुकूमत के तर्जुमान, वो आज की हुकूमत के हामी हैं। और जब माजी में उनके साथ बुरा हो रहा था तो कई सहाफ़ी उनके साथ बुरा जब होता था तो वो खामोश रहते थे। इसी तरह जब आज समी साहब के साथ हो रहा है तो वो खामोश है। हमारी सहाफत जो है ये भी पोलराइज हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि अगर माजी में कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ तो आपको कंडेम करना चाहिए, जैसे मोहसिन बेग का केस हमारे सामने है। जिस तरह मोहसिन बेग के साथ किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, वो भी FIA के जरिए से किया गया था। आज समी इब्राहिम साहब के साथ भी FIA के जरिए से किया जा रहा है। वो भी ब्लेटेंट अब्यूज या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी था, ये भी ब्लेटेंट अब्यूज और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, उसके अंदर तो एक ऐसा उन्होंने मोहसिन बेग के खिलाफ एक तखय्युलाती किस्म का केस बना दिया और केस रजिस्टर हुआ, बल्कि रजिस्टर भी नहीं हुआ, यानी इधर एप्लीकेशन नहीं, आधे घंटे में वहां रेड कर दिया जाके। इधर समी इब्राहिम साहब ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ कहा, उनके खिलाफ FIA को लगा दिया गया। अब देखिए फहीम और तला में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो आज़ादी इजहार राय है वो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। वो कैसे एक्सरसाइज होती है? मसलन आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं। उसके लिए जरूरी है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि एक ऐसा माहौल मुझे हासिल हो, आपको हासिल हो, कि जिसमें जब हम बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें, अपना माफी ज़मीर बयान करना चाहें, तो हम खौफजदा महसूस ना करें। सही। अच्छा, ये बताइएगा आप कि जैसे कि हुकूमत ने पहले भी ये बात कही थी, खता कलामी की माफ़ी, मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे कि जैसे हुकूमत पहले कह रही, जब हुकूमत नई आई थी, उन्होंने इख्तियार संभाला था, उन्होंने कहा था कि हम किसी से भी कोई बदला नहीं लेंगे, हम रिवेंज की तरफ नहीं जाएंगे, हम सुकून से हुकूमत करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि जो भी PTI के रहनुमा है या जो उनके हक़ में बोल रहे हैं उनको ऑफेयर किया जा रहा है, या फिर अगर समी साहब की मिसाल ले, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ कहा तो वहाँ उनके ऊपर केस बना दिया गया। तो आपको क्या लगता है हुकूमत की इस तरह की जो ये कार्रवाई कर रही है, ये खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा कर रही है कि अपने आप को एक क्रिस्टल क्लियर कर रही है कि देखो हमने जो पहले कहा था वो हमने एक लिबास ओढ़ा हुआ था, अब हमारा असली जो हम कर रहे हैं वो ये है? देखिए, एक तो इनके दिखाने के और खाने के दांत और हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कानून लेकर आ रही थी, तो उस पर मीडिया ने प्रोटेस्ट किया पूरे मुल्क में और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो हमने उस वक्त एहतजाजी एक धरना दिया था पार्लियामेंट के बाहर। तो जब वहाँ तमाम साफी मौजूद थे, कैंप लगा हुआ था, तो सारी जो ऑपोजिशन की लीडरशिप थी, यानी जो आज हुक्मरान है, शहबाज शरीफ वहाँ खुद चलकर आए, मौलाना असद महमूद वहाँ चलकर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ चलकर आए, उनके साथ यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, यानी सारी इनकी जो प्रीमियर लीडरशिप वहां चलकर आई। इन्होंने इतने मोटे मोटे आंसू बहाए वहां, इनको इतना दर्द हो रहा था आजादी सहाफत के ऊपर हमला हो रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये वापस आएंगे तो एक महीने के अंदर इनकी असलियत और औकात जो अमीर इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, अमीर इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हमने सहाफत को सनत नहीं बनाया, इंडस्ट्री नहीं बनाया, हमने सहाफत को एक दुकान बनाया और जिसने आके उसमें लिफाफा डाला, उसकी खबर चलाई और हम सहाफती इक़दार भूल गए। हम भूल गए कि हमें बायस नहीं होना था, हमें न्यूट्रल होना था। हर किसी ने पार्टी पकड़ ली। जब रूल्स ही नहीं होंगे, जब बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए थे वही नहीं, तो ऑफ कोर्स बुनियादें खत्म हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी। अमीर अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, सुबह से हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, महाज आराई की है, कॉन्फ्लिक्ट की है, तसादुम की है, आइन तोड़ा जा रहा है, सियासत को ऊपर रखा जा रहा है, समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, पीका एक्ट के तहत टोटली अनफेयर। मुल्क जिस राह पे जा रहा है इंतहाई अफसोसनाक है और अगर हमने अपनी डायरेक्शन अभी दुरुस्त नहीं की तो अल्लाह खैर करे, मौका मिलना मुश्किल है दोबारा। और बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी पीका और ऑर्डिनेंस के खिलाफ आपने देखा होगा कि जब ये हुकूमत
ऑपोजिशन में थी तो सबसे ज्यादा आवाज इन्होंने ही उठाई थी कि ये गलत हो रहा है, इसे आप रोकें, सहाफियों के साथ ये गलत होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ ये गलत होगा। और अब जब वो खुद साहिब इख्तिदार हो गए हैं तो रवैया बिल्कुल चेंज हो गया है तला साहब। हालांकि महीना भी नहीं हुआ है, महीना भी नहीं हुआ है और दोबारा आजादी है। राहत इंदौरी साहब को मैं कोट कर दूं प्लीज जी। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जी जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। अच्छा। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। क्या बात है। उन्होंने हिंदुस्तान कहा था, वो वहाँ के हैं, हम पाकिस्तान के। हम पाकिस्तान के। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे और सही राह पे लाए। आमीन सुमा आमीन। तो सियासी महाजराई और रस्साकशी के बाद अब जरा सितारों का रुख कर लें फहीम और तला, देखते हैं कि क्या है कि किसके सितारे उरूज पर हैं और किसके सितारे जवाल पे हैं। हमें देखना जरूरी है क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो ज़ोडिएक साइन पाइसेस जो है उनकी कहते हैं कि 15 साल बाद उनके लिए एक अच्छा वक्त शुरू हुआ है। और इसका अगर हम एक मिसाल लें तो हमें दिखाई देता है कि फरीम जलील की सूरत में हम ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं कि उनका ज़ोडिएक साइन भी पाइसेस है और देखें किस तरह से आनन फानन उनका सितारा उरूज पर पहुंचा है। नसरीन जलील, मैंने नाम गलत किया, नसरीन जलील का सितारा जो है वो उरूज पे पहुंचा है और अब वो उम्र के इस हिस्से में आके गवर्नर सिंध बनने जा रही हैं। खैर ये तो नसरीन जलील की बात थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या पेशगोई है क्या नहीं और आगे जाके क्या होगा क्या नहीं। टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितनी तलखियाँ होंगी सियासत मजीद और कितनी नहीं, उनसा से पूछते हैं। जी उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। उनसा आप कैसी हैं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। तैयार हैं आप कार्ड निकालने के लिए? आज मैं थोड़े से आपसे टफ क्वेश्चंस करने वाली हूँ उनसा। माय गॉड, होशियार। आप होशियार, खबरदार। कर सकती हैं, करें। जी पूछिए पहला सवाल। जी मुझे बताएं कि उनसा कि अगर सितारों ने ही इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस से घर भेजा था तो क्या वही सितारे अब दोबारा घूम फिर के या अपना चक्कर पूरा करके दोबारा क्या बनी गाला से उनको वापस गवर्नर हाउस में भेज सकते हैं कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर हाउस से जी वजीर आजम हाउस भेज सकते हैं कि नहीं? देखिए कार्ड्स जो हैं इमरान खान साहब के आज भी जो है वो शुरू से जब से मैं प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, गोल प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, खान साहब के बहुत अच्छे और रॉन्ग कार्ड्स आते हैं और आज की एनर्जी में भी देखिए द स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। टैरो कार्ड्स में दो तरह के होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। तो खान साहब के हमेशा मेजर कार्ड्स ही आते हैं या किंग का कार्ड आता है। तो आज की एनर्जी भी यही है कि कार्ड जो हैं वो खान साहब को फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी बेइंतहा नज़र आ रहे हैं। तो चैलेंजेस जो है वो अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं, जब हुकूमत में थे तो भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, अब हुकूमत में नहीं है तो भी चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो 6 महीने से पहले नज़र नहीं आ रहे, तो टाइम लगेगा इलेक्शंस में। और उससे पहले ये है कि अगर खान साहब हुकूमत में नहीं हैं तो मकबूलियत में, फेम में उनके कोई कमी बेशी नज़र नहीं आ रही। उनकी फेम में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। बल्कि हुकूमत से हटने के बाद उनके फेम में मैं कहूँगी कि मल्टीपल टाइम ज़्यादा इजाफा हो गया है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनके करीब आ गए हैं और उनके फेवर में हो गए। हत्ता कि जब वो हुकूमत में तो हम सब ये समझ रहे थे कि शायद खान साहब की मकबूलियत में कमी आ गई है, आवाम उनको पसंद नहीं करती है, लेकिन इसके बरअक्स देखा जा रहा है। बिल्कुल। खैर उनसा ये तो खान साहब की बात हो गई। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ इस तारे क्या कहते हैं? उनका आई थिंक ज़ोडिएक साइन लियो है, क्या वो वापस आएंगे पाकिस्तान? उनकी पहले मेडिकल रिपोर्ट चेक कर लें क्या कहती है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी कि नहीं? सितारे उनसे ज्यादा मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है, स्पेशली प्लेटलेट्स। रिपोर्ट का, मेडिकल रिपोर्ट का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर सकती हूँ। देखिए शरीफ साहब के कार्ड्स हैं वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये 3 कार्ड्स में से एक कार्ड कुछ बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस फौरी तौर पर नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बिल्कुल सही लग रहा है? करेंगे कोशिश
आपको बिल्कुल सही लग रहा है, हमें भी नहीं लग रहा फौरी तौर पर वापस नजर आते हुए। लेकिन ये बताइएगा उसका, अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे इन्वेस्टर्स की भी बात कर लेते हैं ना, आप सियासत की बात हो रही है सिर्फ, बेचारे लोग जो है वो क्रिप्टो में बड़ा फंसे हुए हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है उसका डिक्लाइन आया हुआ है, चले आज आप क्रिप्टो में बताएं कब भाव कब बढ़ेगा, भाव में तेजी कब आएगी ये बताएं। अच्छा, हाँ जरा थोड़ा सा भाई फाइनेंस की तरफ भी आए ना। हाँ। फाइनेंस सेक्टर भी बहुत जरूरी है, फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं, मेटावर्स में घुस चुके हैं क्रिप्टो की मार्केट वैसे ही बहुत डाउन जा रही है, फहीम, काफी मैंने इसी वजह से पूछा कि बहुत ज्यादा गिर गई तो इन्वेस्टर बेचारे परेशान हुए हुए, 300 बिलियन का नुकसान हो गया है जी, वो भी डॉलर्स में। कहीं आप उनमें से एक इन्वेस्टर तो नहीं है? नहीं, अभी तक मैं इस चीज से दूर हूं, पर उन इन्वेस्टर्स के लिए बताइए। करेंसी से मुतालिक कार्ड जो है वो कितने अच्छे नजर नहीं आ रहे। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है और 9 सोर्स का कार्ड है। बेहतर है जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फिलहाल कुछ अरसे के लिए 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सख्त किस्म की ब्लॉकेज नजर आ रही है। थैंक यू सो मच उसना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताला जो है वो इस पूरी कन्वर्सेशन में खामोश बैठे थे। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था, जो शुरू में जिस सितारे का जिक्र हुआ था वो क्या था? स्पाइसेस। अच्छा ये सितारा कम बीमारी को ज्यादा लग रहा है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि फहीम को पाकिस्तान में डॉलर नजर नहीं आता, रुपया नजर नहीं आता, दाल नजर नहीं आती, चावल नजर नहीं आता, आटा नजर नहीं आता, सब्जी गोश्त सारी महंगाई नजर नहीं आती। क्रिप्टो पर बड़े परेशान है भाई, मुस्तकबिल की बात कर बड़ा मुश्किल है। क्रिप्टो बहुत जरूरी है भाई, हमें मेटा वर्ल्ड में जाना होगा, मेटा यूनिवर्स में जाना होगा, इसलिए मुस्तकबिल की बात ये रोज अपने लिए घर पे लगाते हैं NFTs। नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं खुद बना लूं। अल्लाह का शुक्र है, नहीं मेरी बहन, मैं इस बुराई से दूर हूं। मैं भी अभी तक दूर हूं, अभी तक हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ती ना, क्या है क्या नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। खैर बहरहाल हम यहाँ पे क्रिप्टो पर डिस्कशन कर लेते हैं, आप जाके लीजिए एक ब्रेक, कहीं जाइए कहीं देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आप लोग अब देख ही चुके हैं कि हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। लेकिन आपको बताएंगे कि हम पहले बात किस पे करेंगे। रानी आपा को हमने क्यों बुलाया, क्योंकि मई का महीना शुरू हो गया है और जून जुलाई में वैसे कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन मई ने भी हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। ये कह सकते हैं कि अब एडवांस गर्मी आ गई है, फहीम शदीद बर्बाद कर दिया गया है जी। हीट स्ट्रोक आ गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आगे भी जो है वो 1-2 दिन में मैट की रिपोर्ट है कि हीट स्ट्रोक एक्सपेक्टेड है। और इसी पर गर्मी के साथ ये क्या हो रहा है और ये मौसम गर्मा किस तरीके से आप पर इफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है, आपको पहले दिखाते हैं पैकेज, फिर करते हैं इस पर बात। बिल्कुल गर्मी की शिद्दत बेतहाशा बढ़ गई है और गर्मी जो है वो हो गई है। और आपको ये बताते चले कि इस गर्मी से बचने के लिए आपने क्या इकदाम करने हैं और क्या टोटके होंगे। रानी आपा तो हमारे साथ मौजूद ही है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शोएब बर्नी जो है नुमाइंदे हैं हमारे कराची से, अपडेट करेंगे हमें कि क्या सूरत हाल है गर्मी की। जी शोएब बर्नी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है गर्मी की, क्या कहेंगे, क्या हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? बिल्कुल शोएब साहब, हम तो एसी में बैठे हुए हैं, आपको सलाम है। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल आप ठंडे के मज़े ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूरज सवा नेज़े पर है। गो के इस वक्त टेम्परेचर सिर्फ 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस जो हो रहा है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो है ये टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी जो 31 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है 10 बजे के वक्त, ये 36 और 37 डिग्री टेम्परेचर पर जाएगा। इस वक्त जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे हाथ पर आप देख सकते हैं सूरज की शिद्दत कि मुकम्मल तौर पे सूरज जो है इस वक्त सवा नेज़े पर है और तेज़ है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज ये भी पेशन गोई की गई है कि कराची में आज दोपहर में जाके हवा के झक्कड़ चल सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको मेरे कब में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पौधे हैं, दरख्त हैं, लेकिन कुछ हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी वाला मामला है क्योंकि गर्म मौसम है। गो के महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशन गोई ज़रूर की गई है कि कराची में हवा के झक्कड़ चलेंगे और उसके बाद कुछ दर्जा हरारत कम होगा। लेकिन कराची में कल भी बहुत गर्मी थी और आज भी अभी सुबह 10 बजे के वक्त जैसे गर्मी होती है वही सूरत हाल है। 11 बजे के वक्त बताया गया कि टेम्परेचर मज़ीद 2 डिग्री बढ़ेगा। कि समुद्री हवाएं बंद हो जाएंगी आज या कल में और जिससे गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हीट वेव आने की जो एक्सपेक्टेशन है जी बिल्कुल। देखें इस वक्त
तो बिल्कुल हवा महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल हवा हमें चलते हुए दिखाई नहीं दे रही। हम यूनिवर्सिटी रोड पर कराची में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे आपको दिख रहा होगा मेरे माथे पे पसीना आ रहा है। उसकी वजह यही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे हवा नहीं चल रही। हालांकि यहाँ कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें वगैरह नहीं है। जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये खुली फिजा वाला मुकाम है, जहाँ पे कंजेस्टेड इमारतें हैं, बिल्डिंगें, वहाँ तो और ज़्यादा घुटन और गर्मी का मामला होता है। लेकिन ये तो खुला रोड है, यूनिवर्सिटी से जो जाता है गुलिस्तान जौहर और जौहर चौरंगी की तरफ, समामा की तरफ, और उस रोड पे आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है। सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पे निकला हुआ है। शुएब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कि जब हीट वेव की कॉल आती है मेट की जानिब से, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ कैंप्स लगाए जाते हैं। अब जैसे कि बताया जा रहा है कि 10, 11, 12 से लेकर के जो है वो हीट वेव का कहा गया था, तो कोई कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए? देखिए, इस दफ़ा जो हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें कराची इतना मुतासिर नहीं होगा। सिंध के दीगर शहरों को हवाले से अलर्ट ज़्यादा जारी हुआ है। कल नासिर हुसैन शाह जो हैं वज़ीर सिंध के जो सूबाई वज़ीर हैं, उनसे हमने बात की थी कि हीट वेव के हवाले से क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था सिंध के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम जो महकमा जो इससे मुताल्लिक होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है हीट वेव के दिनों में कि वो कैंप्स लगाएं। अस्पतालों में ये होता है कि फर्स्ट एड के इंतजामात करें कि अगर लोग गर्मी से बेहोश हों, या जिस तरह जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो मजदूर तबका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बता दिया कि इंतजामात जो हैं वो हो रहे हैं और सिंध हुकूमत से भी आपकी बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब आपने नाजरीन घर में बैठ करके क्या करना है, कैसे बचना है इस 37, 38 और 40 डिग्री जो टेम्परेचर होने वाला है, उसके लिए हमारे साथ रानी आपा मौजूद है। फ़हीम, हम स्पेशली आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, इन सब चीजों से स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। इन सबसे कैसे आप बच सकते हैं घर बैठे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो आपने देख ही लिया था कि रानी आपा बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट है, हमारी हम सबकी फेवरेट हैं, और इनके जो ये रेमेडीज बताती हैं वो बहुत ही कारआमद होते हैं। जरूर अप्लाई कीजिएगा। कोई सवाल है आपका तो आप कर भी सकते हैं, लाइव कॉल्स करके पूछ सकते हैं। तो वेलकम रानी आपा, पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके प्रोग्राम में आकर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सबसे पहले बताइए कि आजकल जैसे गर्मी का हालत बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, हीट वेव आने वाला है, तो घर बैठे हम कैसे अपना ख्याल कर सकते हैं? पहले तो ये बताएं, जो लोग बाहर निकलते हैं, मोटर बाइक्स पे होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं गर्मी में, उनको बहुत ज़्यादा लू लग रही है, वोमिटिंग्स हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो इसके लिए कोई रेमेडी सबसे पहले बताएं। सबसे पहले तो देखिए, जब भी गर्मी का मौसम आता है तो पहले से बता दिया जाता है कि जून और जुलाई के महीने में हीट स्ट्रोक ज़रूर आता है हमारे यहाँ। और इस बार ये कि शोमिया किस्मत मई से ऐसा होना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम बदल गया है, हवाएं बिल्कुल बंद हैं, बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, तमाम मर्द हजरात ख़वातीन अपने अपने कामों पर जाती हैं। सबसे पहले एक जो लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज कर दें, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अलग सुबह से कर दें। सही। अच्छा, मैं इस पर एक रेमेडी भी लूँगी आपसे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं अंबर लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं अंबर? मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। शफरदा, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। जी मुझसे मैंने ना जी मैंने ना रमजान में आपके प्रोग्राम से सूट विन किया था, आपने कहा था मिलेगा, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। अरे बाप रे भाई, अभी रुकिए, अभी यही रुकिए, आप कहीं जाइएगा नहीं भाई, क्यों नहीं मिला? अच्छा भाई, आप पीसीआर पे अपना नंबर दे दीजिए, मैं ये अपनी टीम से सवाल करती हूँ कि आपको अभी तक आप कल दोबारा कॉल कीजिएगा। आप समझे, बस पहुंचे, क्योंकि हमने डिस्पैच कर दिया। हो सकता है ईद की बहुत लंबी छुट्टियां आ गई थी एक हफ्ते की, तो अब तक रास्ते में हो, लेकिन इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएगा अंबर। इंशाल्लाह जुमे को जो है वो आपकी कॉल हम दोबारा लेंगे, तब तक आपके पास इंशाल्लाह। कोई सवाल करना चाहेंगी रानी आपा से? मैंने आपसे ये बात करनी थी। नहीं चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रानी आपा। इसकी कोई रेमेडी बताएंगे? कहते हैं कि जब आपको लू लग जाए तो आप अगर गर्मी में बाहर निकले, खतरनाक प्याज लेके निकले। सबसे पहले तो माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने भाई बाहर जाने से पहले एक छोटी सी प्याज उनकी जेब में डालते हैं, हम तमाम बच्चों के बैग्स में रखते हैं, ताकि उनको उसका खुदा के फजल से प्याज में ऐसी सलाहियत है कि आपको लू से महफूज रखती है। एक छोटी सी अच्छा, आप ये भी बता दी जाए कि इसको छीलना है, काटना है, या बिल्कुल वैसे ही कुछ भी नहीं करना। एक छोटी सी प्याज साबुत लेकर बड़ों के, छोटों के, बच्चों के बैग्स में आप डाल दीजिए, खवातीन अपने पर्स में रख लें, मर्द हजरात की जेब
में कहीं पर छोटी सी, जितना छोटा साइज होगा इरिटेट नहीं करेगा। ये एक ऐसा टोटका है कि जिससे आप अल्लाह के फजल से लू से खुद ब खुद महफूज हो जाएंगे। सुबह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पानी का इंटेक हद से ज्यादा रखें और सबसे ज्यादा अपने डाइनिंग टेबल पर एक आप जग बनाकर रखें जिसके अंदर आप एक खीरा, छोटा सा अदरक का टुकड़ा बिल्कुल बारीक बारीक काट के, खीरे को बारीक बारीक काट कर और पुदीने की गट्ठी को धोकर उसकी 10 से 15 पत्तियां उस जग में डाल दें और पूरा दिन पानी इस्तेमाल करने वाले आप खुद, आपके बच्चे जब स्कूल से आए, आप खुद जितनी देर घर में डिटॉक्स वाटर टाइप जो है आपका बन जाएगा। अच्छा, एक कॉलर है कराची से, उनसे बात करें। मोहम्मद रफी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रफी साहब। हेलो, कनेक्ट करेंगे ना कंपनी वाले। रफीक साहब अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हम आपको लिंक बता देंगे सर यूट्यूब पे। अभी आप बताइए आपका कोई सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रफीक साहब। सर हमने ये सवाल करना रानी आपा से कि इस गर्मी में बच्चों को कैसे बचाया जाए? गर्मी से बच्चों को कैसे बचाया जाए, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। टीवी का वॉल्यूम अब बढ़ाइए क्योंकि हम आपकी कॉल अब रख रहे हैं और जवाब आपस से आप सुनिए, उसी पे बात हो रही है। सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो बहुत ही छोटे और मासूम बच्चे होते हैं, रात को 7 उन्नाब एक बड़े बॉल में आप भिगो दीजिए। और आप यानी कि जो बड़ी वाली किशमिश जो होती है, नहीं, उन्नाब बेर की तरह होते हैं। अच्छा, और लाल रंग के होते हैं बिल्कुल। आज 7 उन्नाब रात को एक बड़े ग्लास में आप धोकर और तो हल्का सा उसको भिगोते वक्त ऐसे कट कर ले। नहीं यानी ऐसे आपको ये पंसारी की दुकान से मिलता है? बिल्कुल पंसारी के पास परचून के पास से नहीं। एक जग में 7 उन्नाब आप भिगो दीजिए और सुबह सबसे पहले उठकर अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ये पानी आप पिला दीजिए। अल्लाह के फजल से पूरे दिन आपके बच्चे लू से और धूप की शिद्दत से महफूज रहेंगे। और कोशिश करें कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा धूप में यानी 12 से 2 के दरमियान बाहर बिला ज़रूरत ना जाए। लेकिन आप स्कूल का टाइम है ना? नहीं, अब वो तो है माशाल्लाह से, लेकिन अब बच्चे आजकल घर आने के बाद भी सैटरडे है, फ्राइडे है, संडे है, जरूर बाहर जाते हैं। और जब देखिए बच्चे स्कूल्स में हैं तो वैन में होते हैं इस मौके पर, जब वो घर आ रहे होते हैं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो स्कूल पहुंच जाते हैं। अल्लाह के फजल से आपके बच्चे उस वक्त धूप और गर्मी से महफूज रहते हैं। लेकिन घर आने के बाद अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा है। आपके लिए कॉलर हैं रावलपिंडी से, आशिर साहब हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो आशिर साहब, आपा की आवाज आप सुन सकते हैं और आपा आपको सुन सकती हैं, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आशिर साहब जी, क्या सवाल करना चाहेंगे रानी आपा से? सवाल करना है कि मेरी आंखें जो है ये लाल हो जाती हैं गर्मी की वजह से। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा लाल होती है और जलन होती है इसमें आंखों में बहुत ज्यादा। सूजन वगैरह भी होती है आंख पे? जी, सूजन वगैरह भी आती है? नहीं, सूजन नहीं आती, आंखें जो है लाल हो जाती है और जलन होती है आंखों के अंदर। ओके जी, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे तमाम लोग जिनको गर्मी में ये प्रॉब्लम होती है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और आंखें दुखने आ जाती हैं, उन तमाम के लिए 2 गुलाब के फूल ले लें, 2 गुलाब के फूल ले लें, एक की पत्तियां भिगो दीजिए और एक को बिल्कुल साबुत अपने पास रखें। सुबह उठने के बाद जो आपने पत्तियां भिगोई हुई हैं सबसे पहले उससे अपनी आंखों को धो ले उस पानी से, और उसके बाद जो साबुत गुलाब आपके पास रखा है, आपके सिरहाने ही है, उसकी 3-3 पत्तियों से एक आंख को साफ कर लीजिए। अल्लाह के फजल से पूरी गर्मियों क्या पूरे सीज़न में पूरे साल भर अल्लाह ने चाह आँखों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आँखों से पानी बहेगा, ना आँखें दुखने आएंगी और ना आँखें लाल। बहुत बहुत शुक्रिया आशिर साहब आपकी कॉल करने का। अच्छा रानी, आप खाने का बता दिया आपने कि हम क्या पिए, आपने प्याज का बता दिया, आँखों का बता दिया। आप स्किन एक सबसे बड़ा मसला है गर्मी में, स्किन पे पसीने इतने आते हैं, हम साफ करें तो रैशेज हो जाते हैं, गर्मी में किचन में खड़े रहे तो बारीक बारीक दाने हो जाते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है वो इस मौके पर बेहद परेशान हो जाते हैं। बाल्टी रख के तेल भर लें। हाँ, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको बहुत ज़्यादा स्किन पर ऑयल आ जाता है और ऑयल आने की वजह से उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, और जो पहले ही से एक्ने के मरीज़ हैं उनका तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाता है और कलर भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। ऐसे तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपको वाटर बनाना बता रही हूँ। आप इसको बनाकर अपने स्प्रे की बोतल में रख लीजिए और दिन में
मुंह धोने के बाद या घर आने के बाद सबसे पहले इसका स्प्रे कर ले, ताकि आपकी जो बॉडी है वो भी कूल डाउन हो जाए, और उसके बाद आप अपने आप को नहाने धोने के लिए वॉशरूम लेकर जाए। भी बताइएगा जी बिल्कुल, आप बताती हूँ। सबसे पहले एक गिलास पानी को उबलने के लिए चूल्हे पर रख दीजिए। जब पानी में उबाल आने लगे तो उसमें 15 से 20 ताज़ा नीम की पत्तियों को डाल दीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। अच्छा। जब चूल्हा बंद कर दीजिए उसके बाद पानी को ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। ये पानी छान लीजिए ताकि पत्तियां दूर हो जाए। उसके बाद ये पत्तियां धोने के बाद आप अच्छी तरह डाल दीजिए, और उसके बाद पुदीने को लीजिए। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए, नीम के पत्तों का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो पुदीने की 15, 20, 25, 30 पत्तियां तोड़ लीजिए और ठंडे पानी में डाल लीजिए, और इस पानी को एक स्प्रे की बोतल में डाल दीजिए। और उसके बाद दिन में जितनी बार भी हो अपने चेहरे पर आप स्प्रे करें, और वॉश करने के बाद भी अपने चेहरे पर इसी पानी का स्प्रे करें। रात को सोते वक्त भी ना सिर्फ ये कि आपका एक्स्ट्रा ऑयल सक होगा, आपके जितने भी स्किन पर जर्म्स लग गए हैं, जितने बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे। पुदीना एज एन एंटीबैक्टीरियल, नीम एज एन एंटीबैक्टीरियल काम अच्छा आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम बचपन में छुट्टियां मनाने के लिए जून जुलाई की गांव जाया करते थे, तो वहां पर कुछ देसी चीजों का इस्तेमाल होता था गर्मी से बचने के लिए, तो उसको भी बताइए। जैसे ठंडाई हो गई, थादल हो गया, जैसे सत्तू हो गया, तो ये चीजें कितनी मुफीद रहेंगी? इतनी मुफीद के जितनी आपने कही है उससे 100 गुना ज्यादा। हम लोग अपनी सकाफत से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, अपनी रिवायत से दूर हो गए हैं। अपनी सकाफत और रिवायात को अगर साथ लेकर चले तो हमें कोई इतना परेशानी नहीं होती। सत्तू जौ का आटा होता है और उसको भून लिया जाता है। सही। आपा एक और कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी ले लेते हैं, फिर मैं प्रॉपर आपसे रेसिपी पूछूंगी इसकी। अली मक्सी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाड़काना से। हेलो अली साहब, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, कैसी गर्मी है लाड़काना में? मैं मनोहर अली मक्सी लाड़काना से बात कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है सर, बिल्कुल बहुत गर्मी है। और क्या टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त वहाँ? अभी तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, इतना गर्मी है। तो आपका सवाल क्या है फिर, आपस ये बताइए। हाँ, ये बच्चों के लिए हम मशवरा लेना चाहते हैं, तो बच्चों के कौन सा चीज खिलाएं जो गर्मी से बच जाए। ओहो, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया था, दोबारा बता देती हैं आप, दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन बड़े मुख्तसर तौर पे। बाकी आप YouTube पे जो है वो इस शो को रिपीट में देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का मक्सी साहब। इन तमाम लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं, शहरों में गर्मी निस्बतन कम होती है, बेदाना एक जड़ी बूटी होती है। बिल्कुल है। बेदाना को एक चम्मच आप ले लीजिए, या एक टेबल स्पून जो हम चावल जिससे खाते हैं, उसको एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, और सुबह इस बेदाने का अगर एक एक चमचा तमाम बच्चों को पिला दें और बड़े भी पिए, तो इससे मैदे की गर्मी कम हो जाती है, खून की जो हिद्दत है उसमें कमी आती है। अच्छा, आप उसको अब सत्तू की रेसिपी जो है वो जरा जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, हमारे नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं। जी। जौ का जो आटा है बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मुफीद है, और जौ के आटे को भून लिया जाता है हल्का सा, और इसको सत्तू भूनने के बाद इसको सत्तू कहा जाता है। ये एक बेहतरीन मशरूब है, और इसको एक गिलास पानी में आप अपने जायके के मुताबिक चीनी मिलाएं, बल्कि अपने पूरे घर के लिए एक जग भर के बनाएं। उसमें हस्बे जायका अगर गुड़ डाल लें तो कमाल है। देसी गुड़ डालें और उसको मिला लीजिए, और उसके बाद उसमें हस्बे ज़रूरत सत्तू डालें। सत्तू जितना बढ़ता रहेगा उसका जायका इतना खूबसूरत होता रहेगा, इतना सौंधा जायका होता है कि सत्तू अगर आप मुंह से लगा लें तो आपके मुंह से नहीं छूटेगा। और उसके अंदर आप बर्फ डालिए और सत्तू का इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन मशरूब है हमारे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाल के आप यहाँ पे आई, हमें इतने अच्छे हमें रेमेडीज बताई। और साथ साथ ये भी बताती चलूँ मैं आपको कि इमली के पल्प का पानी, जिसे हम कहते हैं कि इमली का शरबत, वो भी लाजमी पिए। वो भी आपकी बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखता है और गर्मियों से बचने में आप रानी आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी, बहुत क्विकली। कैरी जिसे आप जानते हैं, कैरी का शरबत। जी हाँ, इसको पन्ना कहते हैं। कच्ची कैरी को उबाल लीजिए, बल्कि भूबल में इसको बिल्कुल नरम कर लें, और उसको निकालने के बाद उसका शरबत बनाएं। ये पन्ना कहलाता है। इसमें चीनी मिलाकर पिलाए तो ये ये बहुत ही जबरदस्त आपको जो है यहाँ पर टोटके मिल चुके हैं। और नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं तला जतोई के पास और देखते हैं कि उनके पास कौन सी बड़ी खबर है। वो डी तला। खबरें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फ़हीम
कैरी का जूस, जौ के और बहुत सारी आपने जिक्र किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं भी ठंड में आ गया हूँ। ज्यादा ठंड महसूस हो रही है मुझे। नींबू, पुदीना, नीम के पत्ते। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा नीम के पत्तों में एहतियात कीजिएगा, वो कड़वे होते हैं। नीम का पत्ता कड़वा। आगे बढ़ते हैं। पानी से जुड़ी हम जानते हैं कि इस गर्मी पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मुल्क में इस वक्त किसान, आबादगार, जमींदारी से जुड़े लोग, ज़राअत से जुड़े लोग बड़ी मुश्किल में हैं। वफाकी हुकूमत इस बात का नोटिस लेगी कि सिंध में किसानों के साथ क्या सूरत हाल है, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से गंदम का रेट बढ़ रहा है। उसके बाद सारी जो फसलें उन्हें बोनी होती हैं उसकी मुश्किलात है। ज़मीन मुसलसल ख़राब हो रही है, उनका फ्रूट मुसलसल ख़राब हो रहा है। यकीनन सोचने की बात है कि हम कब तक अपनी मईशत को, जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, इस तरह तबाह करते रहेंगे। अगर ज़राअत को हमने पैर ना दिए, उसको अपने पैरों पर खड़ा ना किया, तो यकीनन हमारी मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। श्रीलंका की मिसाल ले लीजिए। श्रीलंका की सूरत हाल की बात करें, महाशी बोरान वहां पर इस हद तक संगीन हो गया है कि फसाद शुरू हो चुके हैं। लोग महंगाई और भूख और अफलास से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। इस सारी सूरत हाल में वहां के वजीर आजम को मुस्ताफी होने पर अवाम ने मजबूर कर दिया है। यहां श्रीलंका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नई हुकूमत के चार्ज संभालने के बाद से मुआशी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। PTI हकीकी आज़ादी की मुहिम चला रही है और इस तमाम तर सियासी सूरत हाल का असर मईशत पर दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज ईद के बाद कारोबार का पहला दिन था, लेकिन सूरत हाल यह रही कि स्टॉक मार्केट साल का सबसे बड़ी मंदी का शिकार रहा। आज मार्केट में रुझान क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी जिस तरह खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त वहां पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। जानेंगे अपने नुमाइंदे से। कफील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कल तो काफी बदतरीन मंदी थी मार्केट के अंदर और 1500 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गए थे तो और उसकी वजूहत आज मराहिल में है। और उसके अलावा जो वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त जो है वो यूएई और सऊदी अरब गए थे, वहां से फादर को खबरें जो है वो सामने नहीं आई, जिसके बारे में जो है वो प्रेशर दिखा गया मार्केट पे। तमाम आज मार्केट में जो कारोबार का आगाज पॉजिटिव हुआ है और अगर हम इस वक्त तक बात कर लें तो 44 पॉइंट का इजाफा मार्केट में देखा गया है इंडेक्स के अंदर। और जो करंट इंडेक्स है वो 43,538 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। कुछ जो तजज़ियाकारों से मेरी बात हुई उनका कहना यही है कि मजमूई जो सियासी सूरत हाल है वो खासा इम्पैक्ट कर रही है और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर 20 तारीख के बाद लॉन्ग मार्च अगर होता है तो फिर सिचुएशन खासी खराब होने की है। लेकिन ये कि अगर IMF से बातचीत हो जाती है तो पैसे मिलने की जो है वो पाकिस्तान उनके प्रोग्राम में आ जाता है तो उसके बाद सूरत हाल मुमकिन तौर पर जो है वो बेहतरी जो है वो हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल वो मार्केट पे खासी असरअंदाज जो है वो हो रही है और होने। राइट कफील, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अनसर्टनिटी जिसकी वजह हमारी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मंदी का रुझान, गुज़िश्ता रोज़ 1500 पॉइंट्स गए। आज भी कुछ करेक्शन देखने में आ रही है, ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं नज़र आ रही। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ है। अब्दुल मजीद साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मजीद साहब, इस वक्त मार्केट में हम बात अगर करें तो हमेशा से कहा जाता है कि नंबर फजिंग, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जा रहा है। 1700 पॉइंट जब मार्केट चढ़ी थी, शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि 5 लोगों ने खरीदारी किया, लाखों ने माल बेचा है, फिर भी मार्केट चढ़ गई है। इस वक्त मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट में हम कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। अनसर्टनिटी ने मार्केट को घेरा हुआ है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ने। ऐसे में इन्वेस्टर भागेगा, रहेगा नहीं इस मार्केट में। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकोनॉमिक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी उस वक्त होती है कि जब आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग एक तो या तो लॉन्ग टर्म हो या फिर आपकी टीम ऐसी हो कि जिसके बारे में कोई कंसिस्टेंट हो, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आलमी इदारों के साथ अग्री करे वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके। पिछले दिनों जब रजा बाकर साहब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि मैं खुदाफिज कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स का और 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज का जिन्होंने मेरे साथ काम किया था। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और आपके सामने सियासी सूरत हाल मौजूद है। हमें नहीं पता ये गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम भी अगर चलती है तो 1 साल चलेगी या 1.25 साल चलेगी। ऐसी सूरत हाल में आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, जब वो आलमी इदारों के पास जाएगा और उनसे बात करेगा तो ज़ाहिर है कि वो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंट्री का एक रोड मैप देंगे। कोई भी मुल्क जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर तो लोन बेसिस पे नहीं चल सकता ना। इस वक्त आपकी देखिए सूरत हाल की, अभी आप कुछ देर पहले खुद ही बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के हवाले से। अगर बुनियादी तौर पर आप बात करें तो हमारे जो मुल्क का मसला है वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, तकरीबन समझ लें 20-25 सालों में हमने अपनी इकॉनमी के वाइटल सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की कि लैंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, एग्री कैसे करना है। नतीजा ये है कि इस वक्त आपका फ्यूल के बाद जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है आपकी वो फूड इंपोर्ट्स की है। तकरीबन $10 अरब का खाना जो है या खाने के आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में कोई कंट्री कैसे कंटिन्यू कर सकता है जबकि एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, साथ ही साथ आपकी जो 2 बुनियादी अशिया ज़रूरत है यानी कि फ्यूल और फूड
वो दोनों जो है आप मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट बेस्ड हो। ऐसी सूरत हाल में लाजमी सी बात है कि इस वक्त जो आपका बिजनेसमैन है या आपका इन्वेस्टर है उसको नहीं नजर आ रहा, उसको ये नहीं पता कि अगले 1, 2, 4 महीने में सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अब्दुल मजीद साहब एक छोटा क्वेश्चन है, क्या वजह है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े काबिल लोग हैं, प्रॉफिट्स उनके मार्जिन्स बढ़ते रहते हैं, स्प्रेड्स उनके बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर है जिसको हम हुकूमत गवर्नमेंट कहते हैं, उनकी फाइनेंशियल टीम हमेशा पॉलिटिकल टारगेट्स को पहले रखती है, इकोनॉमिक टारगेट्स को बाद में रखती है, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान हो रहा है। आप एग्री करेंगे? और क्यों उनके पास टीम इतनी कमजोर है, अच्छी टीम क्यों नहीं आती अब्दुल मजीद भाई? देखिए होता ये है कि बसा औकात जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो अच्छी टीम का ही बेड़ा गर्क कर देती है। तो एक तो ये कि कंसिस्टेंट टीम चाहिए और भी ज़ाहिर है कि आपको उसको मौका भी देना होगा। कि देखिए एक छोटी सी बात है, मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आप कोई भी इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं ना तो उसके नताइज सामने आने में 6 महीने से साल लगते हैं, स्टार्ट होते हैं, उसके नताइज सामने आना शुरू होते हैं और उसके पूरे नताइज उस इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क के सामने आते हैं तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर। देखिए IMF से भी आप जो पैकेज एग्री करते हैं वो तकरीबन कम से कम 3 साल का होता है। अब अब्दुल मजीद भाई आप कंसिस्टेंसी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से ज्यादा जरूरी आप नहीं समझते काबिलियत है? जी देखिए बिल्कुल काबिलियत भी है, लेकिन काबिलियत दिखाने के लिए बंदे को टाइम चाहिए ना। आप टीम अच्छी और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है काबिलियत के साथ साथ जो है, देखिए काबिलियत में हम किसी के 1 महीने या 15 दिन में तो क्वेश्चन मार्क दे नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि आप जो है अगर आप पॉलिटिकल वाली आपने जो बात की ना, फॉर एग्जांपल इस वक्त ज़रूरत है कि हमें जो है हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई जाएं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को एडजस्ट किया जाए, लेकिन मसला है कि सारे वो फैसले हैं कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मुआशरा, जिन्होंने बात, जितने भी मुआशी फैसले हो रहे हैं वो सियासत का शिकार हैं और हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि टीम बदल जाती है। इतने सारे फाइनेंस मिनिस्टर जा चुके हैं, इतने सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज जा चुके हैं और कंसिस्टेंसी के साथ साथ काबिलियत, मेरिट पे काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हम यही देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट सेक्टर मुसलसल ग्रो कर रहा है, पब्लिक सेक्टर खसारे का शिकार है, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और हर फाइनेंस मिनिस्टर आकर यही बोलता है रिलीफ देंगे ताकि हमारा वोट बैंक कमजोर ना हो, सियासत चलती रहे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अभी ब्रेक में तला से कह रही हूँ, फ़हीम से और तला से हम डिस्कशन ही कर रहे थे कि टिकटॉकर्स कैसी वीडियोस बनाते हैं फ़हीम, ट्रेन चलती कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं, लेकिन सिर्फ टिकटॉकर्स ही नहीं, आप बता रहे थे कुछ ऐसे और भी लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये जो टिकटॉकर्स इतनी रिस्की वीडियोस बनाते हैं, मैं अपने शो में जो मैं करता हूँ बोल एंटरटेनमेंट से टिकटॉक शोज में मैं बताता हूँ कि आपने ये नहीं करना है इस तरह की चीजें, और मैं उनकी वीडियोस दोबारा नहीं चलाता जिन लोगों की वीडियोस ऐसी होती हैं, एक बार चला के वार्न कर देता हूँ। अलबत्ता बोल बज में आज एक ऐसी खबर है नाजरीन जो आपने मिसाल सुन रखी होगी, जल्दी का काम शैतान का, और वो क्यों शैतानी काम है आप ये देख सकते हैं। ट्रेन जो है वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती हुई चली आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में बॉर्डर पार की फिल्म गुलाम देखी हुई थी और वो उस फिल्म के आमिर खान अपने आप को समझ के 10-10 की दौड़ लगाने के लिए निकल आए हैं। ट्रेन से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेन अपनी स्पीड बिल्कुल कम नहीं कर रही है, वो हॉर्न बजा रहे हैं कि भाईजान परे हो जा सोनिए साड़ी रेलगड्डी आई, लेकिन कोई परे होने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाइकर जो है वो गुजरे हैं। और अभी एक और खतरनाक, ये पाकिस्तान की वीडियो है जी, और आपको बताया चलें कि पाकिस्तान में लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लेने का शौक हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों में सब्र क्यों नहीं है, तहम्मुल क्यों नहीं है, इंतजार क्यों नहीं कर सकते अपनी जान से ज्यादा रिस्क लेने के लिए, खा वो ट्रैफिक का सिग्नल हो या वो ट्रेन की पटड़ी हो या फाटक हो, लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता क्यों। सब्र तो हमें है ही नहीं ना, वही मसला ये। और दूसरी बड़े मजे की बात जो मैं नोट की यहाँ पे, आपने देखो कोई फाटक ही नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है कि ट्रेन आने के लिए। ये शॉर्टकट है जी, ये आवाम ने शॉर्टकट बनाया है कि हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे, फाटक से घूम के क्यों आए। आपको मजे की बात बताऊं, जब आप कभी रोड से गुजर रहे हो अपनी गाड़ी में तो आपको नजर आएगा कि 2 मिनट की दूरी पे या हत्ता के 10 मीटर की दूरी पे भी होगा पेडेस्ट्रल ब्रिज होता है, लेकिन लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते। लोग विदाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड बीच में से क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, कूद के जा रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन वो पेडेस्ट्रल ब्रिज इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस पर भी जो है वो मैं राय लेना चाहूंगा तला जतोई की, जो कि दूसरे स्टूडियो में मौजूद है। ओवर टू यू तला, बताएं टांगों को लोग क्यों जहमत नहीं देते। हमारे यहाँ लोग गाड़ियों के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, पैदल चलने वाले कैसे रूल्स फॉलो करेंगे। यकीनन
कवानीन तो हैं हमारे मुल्क में, आइन तो है हमारे मुल्क में, लेकिन जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि आइन और सियासत आमने सामने, उसी तरह आइन से हर कोई लड़ने के लिए, तकरार के लिए तैयार रहता है। काश कि हमारे लोग रूल्स फॉलो करें, लेकिन बेसिक एथिक्स ले लीजिए ना, आप रूल्स तो तब फॉलो करेंगे जब बचपन से आपको कचरा डस्टबिन में फेंकने की आदत होगी। हमारे यहाँ तो गाड़ी में लोग कचरा क्रिएट करते हैं और यूं गाड़ी से बाहर फेंकते हैं कि हमारी परवाह नहीं, भले मुल्क गंदा होता रहे। हम आज तक अपने बेसिक एथिक्स और मैनर्स से दूर हैं। हमारे मुल्क के नौजवान किसी से कम नहीं है और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ऐसे ही नौजवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐप तैयार किया। ऐप का मकसद क्या है? लोगों में शऊर पैदा करना, लोगों में तालीम पैदा करना और उनको बेसिक नॉलेज देना, क्योंकि जब तक आप बेसिक एजुकेशन नहीं होगी उसको बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं आएगी, उसको मालूम नहीं होगा सोसाइटी में कैसे चलना है, काम मैंने कैसे करना है। यकीनन, और मैं आपको बताऊं इस ऐप की कमाल बात यह है कि ये पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक आपको बेसिक एजुकेशन भी देती है, एथिक्स भी सिखाती है, मैनर्स एटिकेट्स की क्लास भी देती है, आदाब का बताया जाता है, क्योंकि अदब के बिना दीन और दुनिया दोनों ज़ाया हो जाते हैं। मिलवाना आपको चाहूँगा अपने मेहमान मोहम्मद शऊर से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शऊर इनका नाम है और आपने मिशन भी लिया है पाकिस्तान में शऊर उजागर करने का। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आपको ये ख्याल कैसे आया और इस मकाम तक आप कैसे पहुंचे? अब कितने आपके यूजर्स हैं और अगर कोई इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कैसे करे, ये भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अंदर एक आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो यही चीज़ है कि वालिदैन अगर अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं तो सीरत से जो है वो हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है वो सबक हासिल करना होगा और उनको फॉलो करना होगा। तो यही मैंने एक मिशन और यही सोचा था कि आदाब ज़िंदगी जो हमारे बेसिक बच्चे जो 6 साल की उम्र तक जिन बच्चों को जो अपनी सोच बनाते हैं उनको जो है वो हम ऐसी आदाब ज़िंदगी खेल खेल के अंदर सिखाएं, जो बच्चे आदाब सीखते सीखते जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अदब सीखना। मुझे ये बताइए कि जो आपका सिलेबस है, एजुकेशनल सिलेबस, वो आपने कहाँ से लिया है? मुख्तलिफ जो है वो उलमा फ़िक्र की किताबें हैं। आदाब ज़िंदगी यूसुफ इस्लाही साहब की है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। मोहम्मद आदाब के अलावा आपने कहा फर्स्ट टिल मैट्रिक, आप सारे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ा रहे होंगे ना? इंग्लिश होगी, साइंस होगी, मैथ्स होगी, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। नहीं, इसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल का काम है, वो स्कूल्स के जो है सब्जेक्ट पढ़ाना। आपकी ऐप में एजुकेशनल नहीं है, सिर्फ आदाब ही हैं? आदाब है, स्टोरी टेलिंग्स हैं, जोक्स हैं, रिडल्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स बनाने के लिए हमने जो है वो गेम्स रखी हैं, एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ रखी है। इसी तरीके से सीज़न 2 के अंदर एक ऑनलाइन कुकिंग कॉम्पिटिशन किया था जो बहुत मुनफरिद था। पाकिस्तान में बच्चों के लिए पहली दफ़ा जो है ये कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसके अंदर कोई 35,000 कम्युनिटी हमारे साथ स्ट्रॉन्ग हुई थी, मतलब इनरोल्ड हुई थी। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे बेहतरीन बात क्या है कि पेरेंटिंग की किताबों के अंदर भी यही लिखा हुआ है और हम बैरूनी ममालिक की किताबों में पढ़ते हैं कि वालिदैन को जो है बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है ताकि बच्चा वो ग्रूमिंग के अंदर और बच्चा जो है वो वालिदैन के साथ अटैच होता है। तो हमने क्या किया था, ये एक्टिविटी जो है वो वालिदैन के साथ जो है वो बनाई थी ताकि जो है वो बच्चा अगर कोई जैसे स्टोरी टेलिंग या आदाब ज़िंदगी वो कर रहा है तो वालिदैन के पास जाके वो बताएगा कि ये 8 पॉइंट से आज मैंने जो है वो वालिदैन के साथ कैसा सलूक रखना है, ये आदाब में मैंने 8 पॉइंट सीखे हैं, इसमें से 2 करूंगा मैं, ये 2 पे टिक कर देता था वो बच्चा और वालिदैन को अगले दिन बताता था कि मैंने ये किया। इसी तरीके से जुम्मे के दिन आदाब, सफ़र करने के आदाब, अगर दावत पे जाएं तो कैसे आदाब, अगर जो है वो नाखून किस तरह हम रखने चाहते हैं। शऊर भाई मेरे अब सवाल ये है कि हमारे मुल्क में 2 किस्म के बच्चे हैं, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है। जो मिडिल और अपर क्लास है वो तो प्ले स्टेशन में लगी हुई है, यूट्यूब में लगी हुई है, दूसरी चीज़ों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लगी हुई है। उनको आप किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हो और जो लोअर क्लास है उसको आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ऐप की तरफ? अच्छा, मेरी पैदाइश जो ना वो लियारी की है, तो मैंने जो है वो बचपन से वो एनवायरनमेंट देखा है कि वहाँ पर कैसी तालीम दी जाती है और वहाँ पर किस तरह अपने वालिदैन जो है बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं। मैंने जो है वो 13 साल की उम्र से ये अज़म उठा लिया था कि बच्चों को कहीं ना कहीं वर्कशॉप्स, एक्टिविटी, लेक्चर्स इस तरह से माइंड ग्रूमिंग और उनकी जो है वो स्किल्स बढ़ाऊँगा। तो मैंने तकरीबन कोई अराउंड 200 इंस्टीट्यूट के अंदर बराह रास्त लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और ये कंडक्ट किया है, जिसके अंदर 20,000 के करीब मैंने बच्चों को बराह रास्त कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। तो मेरा मकसद ये था कि बच्चों को जो है ना कहीं इनरोल करूं। अब लॉकडाउन आ चुका था तो उसके लिए मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि अब मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता। इस वक्त आपके कितने यूजर्स हैं? इस वक्त जो है वो पूरी कम्युनिटी मिला के कोई 55,000 हमारे पास होते हैं। राइट, 55,000 यूजर्स हैं, 55,000 की रीच है, कम्युनिटी है हमारे पास। कम्युनिटी, उसमें कितने बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ? जैसे एक खानदान के अंदर जो है वो 5 लोग होते हैं, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलें, ग्रेट जॉब डन शऊर, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऐप मजीद बढ़े, आपके यूजर्स में इजाफा हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर के बारे में
अदब के बारे में बता सकें। लेकिन साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि बेसिक एजुकेशन भी हम उस ऐप के थ्रू देना शुरू कर दें क्लासेस की जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, आपकी ऐप पे मौजूद है, अदब सीखने आए हैं, उसी बहाने और भी चीजें सीख लें। आगे बढ़ेंगे, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद शुरू हमारे साथ मौजूद थे, लियारी शोर ने बड़ी बेहतरीन ऐप बनाई है। अब बढ़ते हैं फहीम और वर्दा की जानिब, उनके पास भी कोई बड़ी खबर है। थैंक यू सो मच तलहा। और शऊर ने बड़ी प्यारी बातें की हैं, अल्लाह पाक ने इनके वालिदैन को शऊर दिया है ताकि शऊर जो है वो माशरे में शऊर फैला सके। थैंक यू सो मच। और नाजरीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली जब हम बात करते हैं गायकी की, सिंगर की, म्यूजिक की, तो हमने हमेशा ये देखा है कि सरहद पार भी जो है वो हमारे सिंगर्स को जो है बुलाया जाता है, ना सिर्फ बुलाया जाता है बल्कि उन्हें सराहा भी जाता है और दुनिया भर में उनका नाम होता है। ऐसे ही एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज, जैसा कि आपने सुना तलहा। और तलहा की आवाज के साथ तलहा वापस आ गया, तलहा की आवाज ने तलहा को बुला लिया है, यानी ये अब तलहा से तलहा का मुकाबला चल रहा है। आवाज से आवाज का टकराव है, यानी गुरूर से गुरूर टकरा रहा है। अच्छा नहीं, ये एक शेर का मिसरा है, मैं मुकम्मल नहीं कर सका, भूल गया हूँ। तलहा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। माशाल्लाह से आप वालेकुम लुक अलाइक भी है एक सिंगर के, मुझे लग रहा है आपको देखकर जो है वो लुक आ रहा है, बड़ा ही जबरदस्त, और माशाल्लाह आवाज आपकी बहुत ही प्यारी है। किस तरह से ये स्टूडियो का शौक, जुनून अपने बलबूते पर कैसे शुरू किया? इट ऑल स्टार्टेड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब 7th क्लास में था तो मेरे पास एक गिटार आया, तो इट्स ऑल स्टार्टेड के आपको पता है कि वो एक दौर था पाकिस्तानी पॉप रॉक बैंड्स का, तो इट ऑल स्टार्टेड कि हम लोगों की गिग्स होती थी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एक पॉप रॉक का कल्चर था, तो गिटार का हर किसी को शौक चढ़ा था। तो वहाँ से आई स्टार्टेड टू प्ले द गिटार एंड कंपोजिंग मेलोडीज ऑन द लैपटॉप। यू कैन यूज इट बोथ वेज, अगर आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव वे यार, जस्ट टू इंप्रेस। तलहा, आजकल जहाँ पे सब लोग रैप की तरफ जा रहे हैं, आपने पॉप सिंगिंग ही क्यों चुनी? जी, मैंने पॉप इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आई थिंक वी शुड डू दैट इन विच वी आर गुड। तो मेरा रुझान ज़्यादा शुरू से ही रोमांटिक एंड सोलफुल म्यूज़िक की तरफ था। रैप इज़ ऑल्सो अ गुड स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, अ जॉनरा, लेकिन आपको पता है कि उसमें सुर नहीं होता, उसमें लय होता है, इट्स अबाउट टेम्पो। तो रैप म्यूज़िक इज़ ऑल्सो गुड, बट आई थिंक माई वॉइस वॉज गुड फॉर द पॉप म्यूज़िक, सो आई सिलेक्टेड दिस, ऑप्टेड दिस जॉनरा। राइट तलहा, अगर आपके बाल गिर नहीं रहे हैं मेरी तरह, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गाना सुना दें, और साथ साथ अपने व्यूअर्स से हम इजाजत भी लेंगे। तलहा को भी इजाजत दीजिए, वर्दा को भी इजाजत दीजिए, फहीम आपको भी इजाजत दे दें। बिल्कुल जी, शुक्रिया। हम तीनों को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, लेकिन गाना सुनते हुए जाएंगे। गाना सुनते हैं, हाँ प्लीज तलहा। ओके श्योर सर, ओके श्योर सर। फहीम डांस करेंगे। आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात। मेरा सुकून, ये मेरा अपना ऑफिशियल ट्रैक है, होप दैट यू लाइक इट। मेरा जुनून है तू, मेरा सुकून, ख्वाबों में तू, मेरी बातों में तू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।